Assalamu alaikum student, I am Sobia Nadeem, economics teacher of class 9, 10th and first year. Beta, in the previous lecture we have started our chapter number 3. Today we are discussing the definition of economics. जो हम कर चुके हैं वो important terms थी जो economics की हमने discuss की थी. इंशाल्लाह this is the last topic of this chapter. कोशिश करेंगे कि आज ये topic जो है इधर cover हो जाए. ठीक है, तो chapter number 3 हमारा cover हो जाएगा. थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूँ कि हमने chapter number 1, chapter number 2 और अब chapter number 3 ये हम कर चुकेंगे अभी, और 5, 6, 7 यानी कि डिमांड, सप्लाई और प्राइस डिटर्मिनेशन वी हैव कंप्लीटेड इन अवर फिजिकली क्लासेस. ठीक है, जो क्लास हमारी स्कूल में हो रही थी उनमें 5, 6, 7 हम डिमांड, सप्लाई और प्राइस डिटर्मिनेशन अच्छे से कवर कर चुके हैं. चैप्टर नंबर 3 का जो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दीज आर द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने दी हैं. इकोनॉमिक्स क्या है, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने इसके बारे में क्या कहा है, वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डिफाइंड बाय वेरियस इकोनॉमिक्स. ठीक है, एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद उसके ऊपर मुख्तलिफ जो है इकोनॉमिस्ट जो है वो मुख्तलिफ अपनी राय देते हैं, उनके बारे में बयान करते हैं. तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी. इन डेफिनेशंस को 3 डिफरेंट पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया. ठीक है, द मेन पीरियड ऑफ 3 नोटेबल ग्रुप्स टुगेदर विद 3 ग्रेट इकोनॉमिक्स एट देयर हेड आर मेंशन्ड बिलो. वो कौन से 3 पीरियड थे? पहला था क्लासिकल पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है एडम स्मिथ से. हु इज़ द एडम स्मिथ? एक रिनाउंड जो है इकोनॉमिस्ट थे. ठीक है, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है. ठीक है, और इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स क्या है. हम इकोनॉमिक्स पढ़ते तो चले आ रहे हैं शुरू से चैप्टर 1 से, बट हम ये नहीं समझ पाए कि ये असल में है क्या. तो एडम स्मिथ ने क्या डिफाइन किया कि इकोनॉमिक्स जो है इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ. यानी कि इकोनॉमिक्स को कहा उन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा कीवर्ड है जो दौलत से रिलेट करता है, दौलत की साइंस को डिस्क्राइब करता है. ठीक है, ये एडम स्मिथ ने कहा था. इस बारे में अभी मैं ये डिस्कस नहीं करूँगी कि ये उन्होंने सही कहा, ये डेफिनेशन सही थी, गलत थी. ये सिर्फ हमने अभी ये डिस्कस किया है कि एडम स्मिथ ने क्या कहा है कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ. ये उनकी डेफिनेशन थी. उसके बाद जो सेकेंड पीरियड आया वो हमारे पास मार्शल्स का पीरियड था. प्रोफेसर मार्शल जो थे, ही इज़ द टॉप ऑल अदर इकोनॉमिक्स ऑफ हिज ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स. ठीक है, अपने ज़माने के वो एक टॉपर थे. ठीक है, उन्होंने इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन दी, उन्होंने पहले तो एडम स्मिथ की डेफिनेशन को रिजेक्ट किया. रिजेक्शन की वजह क्या थी? उन्होंने कहा कि एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को सिर्फ वेल्थ तक ही महदूद कर दिया. मज़ीद तो कोई चीज़ ही नहीं है, यानी कि इंसान बस आए और दौलत कमाने पे ही, दौलत खर्च करने पे ही लग जाए, और तो कोई चीज़ है ही नहीं. तो इसलिए उन्होंने इस डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ करना कहेंगे बेटा, कि क्रिटिसाइज़ किया और उसके बाद उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी. और उन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर. यानी कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो मटेरियल वेलफेयर से डील करती है. ठीक है, अच्छा जी. उसके बाद जो है इनकी डेफिनेशन को भी इग्नोर किया गया. सही है, क्यों इग्नोर किया गया? इसके बाद जो हमारे पास तीसरी डेफिनेशन आई थी वो हमारे पास जो थी वो रॉबिन्स की डेफिनेशन थी. ठीक है, इनकी डेफिनेशन को इग्नोर करने की वजह क्या थी? इसका जो क्रिटिकल एवोल्यूशन था, क्या कहा उन्होंने कि इसको उन्होंने वेलफेयर को मटेरियलिस्टिक कर दिया. यानी कि जो वेलफेयर होगी वो मटेरियल से होगी, दौलत से ही होगी. यानी कि ठीक है, फिर उन्होंने ह्यूमन वेलफेयर को फर्स्ट रखा. सही है, और जो है दौलत को सेकंड प्लेस पे रखा. सही है. फिर दिस डेफिनेशन इज कंसीडर्ड सूटेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम. काफ़ी टाइम तक तो ये अरसे तक चलती रही. ठीक है, लेकिन उसको डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया. कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स भी थे, क्योंकि उन्होंने लोगों के बारे में सोचा, ह्यूमन के बारे में सोचा, लोगों की वेलफेयर के बारे में सोचा. लोगों को पहले रखा, दौलत को बाद में रखा, वेल्थ को सेकेंड प्रायोरिटी दी. ठीक है, जबकि एडम स्मिथ की नज़र में वेल्थ जो थी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी. लेकिन इसको क्यों क्रिटिसाइज़ किया गया? क्योंकि इसको क्रिटिसाइज़ करने की वजह ये थी कि वेलफेयर जो है सिर्फ मटेरियल वेलफेयर ही है, वेलफेयर इमटेरियल भी हो सकती है. ठीक है, तो इस वजह से उनकी इसकी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ किया गया. और उसके बाद जो हमारे पास थर्ड डेफिनेशन आई, जिसको हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स पीरियड भी कहते हैं, ये डेफिनेशन दी आपको रॉबिन्स ने. एंड रॉबिन्स ने क्या कहा? दिस इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन विच हैव एन ऑल्टरनेटिव यूजेस. थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको हम, कि क्या कहता है. ये एक इंसान का बिहेवियर है जो कि एक रिलेशन में आता है एंड एंड स्केयर मीन, कि क्या क्या हमारी ख्वाहिशात हैं और क्या क्या उनके ज़राए हैं. ठीक है,
और उन ख्वाहिशात के हमारे पास ऑल्टरनेट इस्तेमालात भी हैं। ये तमाम बातें जो है वो इकोनॉमिक्स की थर्ड डेफिनेशन में आई हैं, जिसको मॉडर्न इकोनॉमिक्स पीरियड कहा जाता है, और ये डेफिनेशन दी है प्रोफेसर रॉबिन्स ने। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ द बेस्ट डेफिनेशन। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि विच डेफिनेशन यू कंसीडर बेस्ट। तो क्यों इसको बेस्ट डेफिनेशन में जो है कहा जाता है, क्योंकि इट स्टडीज़ द ओनली एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। टू हिम इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ फैक्ट ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइसेस। यानी कि हमें ये बताता है कि हमारी ज़िंदगी में स्केर्सिटी पढ़ के आ रहे हैं कि स्केर्सिटी क्या है, कि जो कमियां हैं और उनके ऑल्टरनेट क्या है। यानी कि अगर मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ मुझे अच्छी लगी और उसकी मुझे कमी है, किल्लत है, मैं नहीं बाय कर सकती, तो यकीनन मेरे पास कोई ऐसा ऑल्टरनेट हल होगा जो कि मैं उसको अवेल कर सकती हूँ। ठीक है, तो यानी कि क्या बताया गया कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, इंसान की ख्वाहिशात बेटा अनलिमिटेड होती है। हमारा दिल करता है हम ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन जो ज़राए हैं वो लिमिटेड है। ज़राए चाहे वो कमाने वाला 5,000 रुपये कमाता हो या 50 लाख रुपए कमाता हो, उसकी जो है आमदनी जो है एक टाइम पे आके लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, तो ज़राए हमारे पास महदूद होते हैं, ठीक है, लिमिटेड होता है, लेकिन इन सब के ऑल्टरनेट यूजेस मौजूद हैं। ठीक है, इनका हम ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय रॉबिन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस्ट डेफिनेशन थी। अच्छा जी, यहाँ पे ये चैप्टर जो है हमारे पास ख़त्म होता है। ठीक है, इस चैप्टर में हमारे काफ़ी लंबा चैप्टर था, सही है। इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस किया। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, जिसको जो बात समझ में ना आए तो वो आके मुझसे कंसर्न कर लें। एज आई टोल्ड यू कि असाइनमेंट्स विल बी गिवन ऑन एवरी वेडनेसडे। तो बेटा अपने असाइनमेंट्स कलेक्ट कीजिए, कॉपी में काम पूरा कीजिए। काम बुक से आप कर सकते हैं, बुक मौजूद है आपके पास। ये ग्रीन वाली बुक मैंने आपको पहले भी बताया था, और एक बुक, 2 बुक्स मैंने आपको स्कूल में मैंने रेफ़र की हुई है, एवरीबडी नोज़ है। ठीक है, तो उन किताबों से अपना काम पूरा कीजिए और मुझे लाके चेक कराइए एवरी वेडनेसडे को, और असाइनमेंट्स कंप्लीट कीजिए। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। थैंक यू।